बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी चैनल। फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं अपनी सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम्स यानी CS 502। थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो मेरी कोशिश तो होगी कि चीज़ों को आसान और थोड़ा सा आसान फहम बना के पेश करने की। लेकिन बहरहाल दूसरी चीज़ जो मैं ज्यूम कर रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर का एक अच्छा नॉलेज है या एटलीस्ट एक एवरेज नॉलेज है, तो बुनियादी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और बुनियादी नॉलेज भी ज़रूर होनी चाहिए। एल्गोरिथम्स का, उसकी बेसिक डेफिनेशंस और कुछ बेसिक चीज़ें और डेटा स्ट्रक्चर की अच्छी नॉ होनी चाहिए, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कदरे बेहतर या आसान लगता है। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू पार्ट है। इसमें हम कोशिश करेंगे 60 एमसीक्यूज को रिव्यू करें, डिस्कस करें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो पार्ट आएगा पार्ट 2, तो उसमें हम 40 सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यूं एक ये 100 क्वेश्चंस का पूल जब आप रिव्यू कर लेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस सब्जेक्ट को जरा आप अच्छा प्रिपेयर भी कर लेंगे और थोड़ा सा बाएतमाद अपना एग्जाम भी अटेम्प्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड मोटिवेटेड, आई एम प्रिपेयर्ड, लेट्स डाइव इन। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉन ऑप्टिमल और ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर द कॉइन चेंज प्रॉब्लम टेक्स टाइम। एक प्रॉब्लम आपने पढ़ी होगी, वो कौन सी है? दी कॉइन चेन, राइट? तो कुछ उसकी 2-3 वेरिएशंस भी हैं। एक वेरिएशन उसकी क्या है? ग्रीडी या नॉन ऑप्टिमल। ग्रीडी आपको पता है एक ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो क्विकली देखते हैं कि इस वक्त हमें क्या सूट करता है और वो पिक कर लेते हैं। सही है, फॉर द टाइम बिंग एफिशिएंसी क्या है, वो एफिकेसी क्या है, वो ले लेते हैं। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये होते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिसाल देने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी रुपयों में अगर देखें तो हमारे पास नोट कौन कौन से होते हैं? 10 का, 20 का, 50 का, 100, 500, 1000 या 5000 का, राइट? तो ये 10 से लेकर जो 5000 के ये डिफरेंट नोट्स हैं, ये हमारी क्या बन रही है? डिनोमिनेशंस, राइट? तो ये हमारे के हैं, तो जितने ज्यादा के हैं उतना ही ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर होगा। तो डी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, द ऑर्डर ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हफमैन एल्गोरिथम फाइंड्स ए और एन डैश सॉल्यूशन। तो हफमैन हमें पता है ये बाइनरी एनकोडिंग का एक एल्गोरिथम है जो कि कैरेक्टर्स को बाइनरी एनकोड कर सकता है या करता है। और यूं हम जो ASCII कोड्स में कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके लिए हर कैरेक्टर्स के लिए 8 बिट्स का स्टैंडर्ड है, तो ये हफमैन की एल्गोरिथम जो है या हफमैन एनकोडिंग एल्गोरिथम, ये थोड़ा सा हमें फैसिलिटेट करता है कि हम उस 8 बिट्स के स्टैंडर्ड से कम बिट्स में भी या कम बाइनरी बिट्स को यूज करते हुए भी कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग्स को एनकोड कर सकते हैं। तो ये एक बुनियादी चीज होगी। अच्छा, पूछा ये गया है कि ये कौन सा सोल्यूशन हमें देता है? ग्रीडी एल्गोरिथम्स जो क्या करते हैं, जो उन्हें करंट बेहतर सिचुएशन लगती है वो हमें देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीडी एल्गोरिथम और ये हफमैन एनकोडिंग फॉलो करता है, तो ये हमें कौन सा सोल्यूशन देगा? यकीनन उस वक्त जो ऑप्टिमल होगा या ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा वो हमें देगा। तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग the ASCII कोड स्टैंडर्ड्स द स्ट्रिंग कुछ दी हुई है यहाँ पे हमें, दिस विल बी इनकोडेड विद द डैश बिट्स। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। हम देखते हैं सबसे पहले कि इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं, वो हमने देख लिया। यहाँ पे ए 5 टाइम्स आया हुआ है, बी 1 टाइम एंड सी 3 टाइम्स एंड डी अगेन 1 टाइम। तो ये सबको अगर हम ऐड करें, सबकी फ्रीक्वेंसी देखें, तो ये 10 बनती है। यूं हम कह सकते हैं कि ये टोटल स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर हैं। और चूंकि ASCII स्टैंडर्ड जो होता है यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो एक बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर 10 कैरेक्टर्स हैं तो एक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 8 बिट्स चाहिए। तो 10 कैरेक्टर्स को या 10 बाइट कैरेक्टर्स को कितने चाहिए होंगे स्पेस? यकीनन 10 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये कुछ 80 जो है वो बिट्स चाहिए होगी। अगर हम बात करें ASCII के, यानी आसान लफ्जों में एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर 10 कैरेक्टर हैं, तो ASCII में 80 बिट्स दरकार होंगी या रिक्वायर्ड होंगी उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, if the items to be sorted using the bucket or bin sorting algorithm that contains duplicates, then each bin or bucket can be represented by। यानी हमने बकेट सॉर्ट या बिन सॉर्टिंग को यूज करना है। जो एलिमेंट्स हमने यूज करने हैं उनके अंदर डुप्लीकेट्स भी हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो हम जो बिन लेंगे, बिन की अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज होनी चाहिए, यानी जो बकेट्स हम बनाएंगे छोटी छोटी, उनके लिए क्या हीप यूज करें, अरे यूज करें, लिंक लिस्ट या फिर स्टैक। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे हीप तो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, वो मिन और मैक्स के केस में जरूर होती है, लेकिन यहाँ बकेट के केस में रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इसकी अंडरलाइन चीज देखें, ये कैसे सॉर्ट करता है, ये बकेट्स बना के सॉर्ट करता है। ठीक है, तो बकेट्स के केस में तो ये तो नहीं आएगा। नंबर 2, अगर हम देखें अरेज के केस में, चूंकि ये डुप्लीकेट इन्वॉल्व है, तो अरेज के केस में अगर हम अरे यूज करेंगे तो अरे में आपको पता है इंडेक्सेस होते हैं और हमें वैल्यूज को शिफ्ट करना पड़ सकता है, और यकीनन हम करेंगे, राइट? तो उसके लिए भी क्या चाहिए? अगेन टाइम कम्प्लेक्सिटी हम बढ़ा देंगे या बढ़ जाएगी, राइट? तो स्टैक के अंदर जब आपको पता है स्टैक का ऑर्डर क्या है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट है या फर्स्ट इन लास्ट आउट है।
इसका मतलब ये स्टैक तो फिर पूरे ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, जो सॉर्टिंग है उसका ऑर्डर ही रिवर्स हो जाएगा, राइट? तो हमें यहाँ पे शूट करता है कि ये जो कंडीशन दी हुई है डुप्लीकेट का केस बी और जो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें से लिंक लिस्ट एक बेहतर चॉइस हो सकती है कि हम बकेट्स के लिए या बकेट सॉर्टिंग में जो बिन्स बननी है छोटी छोटी, उनके लिए अलग अलग बिन्स के लिए अलग अलग लिंक लिस्ट यूज कर लें, तो यहाँ हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इस सॉर्टिंग को। फिफ्थ है द हफमैन एल्गोरिथम्स टाइम कम्प्लेक्सिटी। जो ऑप्शंस ये हैं उसमें से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हफमैन एनकोडिंग है उसकी कम्प्लेक्सिटी को हम बढ़ा सकते हैं, उसको ऑर्डर हम कर सकते हैं n log n, ठीक है? सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बाकी जो है वो इनवैलिड है तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग द हफमैन एनकोडिंग टेक्निक द स्ट्रिंग एबीसी कैन टेक डैश बिट्स। इससे पहले हमने एक स्ट्रिंग को कोड किया था, ASCII में बताया था कितने बिट्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे इसी स्ट्रिंग को या उससे डिफरेंट कोई स्ट्रिंग दी हुई है, उसको हमने हफमैन एनकोडिंग के थ्रू बताना है कि ये कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने रूट लिया और रूट के राइट साइड पे हमने स्ट्रिंग के अंदर पहला कैरेक्टर था ए, उसको डाल दिया और उसके बाद फिर हमने अगली जो नोड के नीचे डी और सी था इन दोनों को डाल दिया, राइट? तो यूं हमने एबीसी जो स्ट्रिंग गिवन थी उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब अगर हम देखें ए के लिए तो हम यहाँ सीधा सीधा आ जाएंगे और उसके लिए ये देखिए एक बिट रिक्वायर्ड होगी, यानी ए का बाइनरी कोड क्या बनेगा, इन दिस केस 1। लेकिन बी को अगर हम देखें तो बी के लिए हमें पहले यहाँ आना पड़ता है, ठीक है जी, और उसके बाद फिर यहाँ आना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि बी तक पहुंचने के लिए रूट से हमें 2 बिट्स चाहिए होंगी, या 0 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, वो देखिए हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसी तरह अगर हम रूट से चलें और सी तक आए तो यकीनन ये रास्ता फॉलो करेंगे और ये क्या बन रहा है, 0 1, राइट? तो यूं हम कह सकते हैं कि ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स और सी को अगेन रिप्रेजेंट करने के लिए भी 2 बिट्स दरकार होंगी या रिक्वायर्ड होंगी। तो फाइनली एबीसी स्ट्रिंग को अगर हमने ASCII में कोड करना होता तो हमें 24 बिट्स चाहिए थे, लेकिन हफमैन की कोडिंग यूज करते हुए इस स्ट्रिंग को हम 5 बिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया हमारी। 7th है इन दी 0 1 knapsack प्रॉब्लम द गोल इज टू, ठीक है? 0 1 knapsack आपने पढ़ी हुई है, यानी कोई एक चोर है, उसके पास कोई बैग है जिसको हम knapsack कह रहे हैं और कोई चीजें हैं उनकी कुछ वैल्यू है, कुछ वेट है। बैग की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो वजन नहीं उठा सकता, तो उसकी क्या कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू की चीजें उठाए, ठीक है? वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू की चीजें उठाए और इस बात का भी ख्याल रखे जो बैग क्या एक लिमिट है उसको भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बैग ही फट जाए खुदा ना खासा। So the idea is in a 0 1 knapsack is the person would maximize or would try to maximize the value of the item। और दूसरा कंस्ट्रेंट याद रखना है आपने, क्या? बैग का एक पर्टिकुलर वेट है, इससे ज्यादा वो उठा नहीं सकता बैग, यानी बैग की कैपेसिटी है, राइट? सो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है हमारी। 8th है इन द फ्रैक्शनल knapsack we sort the dash। इससे पहले हमने भी देखा 0 1 knapsack। फ्रैक्शनल knapsack की होती है कि आप किसी चीज को आधा करके भी ले सकते हैं। 0 1 knapsack मतलब यार 2 ऑप्शन, इधर आप ले लें या आप छोड़ दें। फ्रैक्शनल knapsack ये है कि आप चीज का आधा हिस्सा भी ले सकते हैं, आप उसका 4th पार्ट भी ले सकते हैं, 0.25 और 1/4 ऑफ दैट आइटम, राइट? अब वो क्या करेगा, उसकी कोशिश होगी कि जितनी वैल्यूज हैं उनको पर यूनिट में चेक करे और फिर सॉर्ट करे, डिसेंडिंग सॉर्ट करे, यानी एक वैल्यू या एक जो चीज है अगर वो 100 ग्राम है और उसकी वैल्यू 1000 रुपए है तो वो 1000/100 करके देखेगा कि इसकी पर वेट वैल्यू 10 रुपए निकलती है और दूसरी कोई और चीज है उसकी 7 निकलती है, फिर उसके बाद 6 निकलती है, फिर 3, फिर 2, इस तरह से वो डिसेंडिंग सॉर्ट करेगा और लेफ्ट साइड पे देखेगा जो सबसे पहली वैल्यू आई है जिसकी वैल्यू पर यूनिट सबसे ज्यादा, उसको उठा लेगा, उसका कोई पोर्शन, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। अगेन उसकी यहाँ पे कोशिश ये है कि पर यूनिट वैल्यू ज्यादा जिन आइटम्स की है उनको वो उठा के बैग में डाले, क्योंकि सारी नहीं डाल सकता, बैग की कंस्ट्रेंट है, बैग की वेट कैपेसिटी है या लिमिट है, राइट? तो यहाँ फ्रैक्शनल knapsack के केस में जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि पर यूनिट वैल्यू जिस चीज की ज्यादा होगी वो पहले उठाई जाएगी और कैसे पता चलेगा, उसको सॉर्ट करेगा डिसेंडिंग, सबसे बड़ी वैल्यू लेफ्ट साइड पे और उससे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, एंड अगेन। सो इसी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 इन दी जेनेरिक ग्राफ एल्गोरिथम्स वी यूज डैश। तो जो नॉर्मल हमारे जेनेरिक ग्राफ एल्गोरिथम्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एजेस होते हैं, देखिए ग्राफ में 2 चीजें होंगी ना, एक वर्टिसेस होंगे, एक एजेस होंगे।
तो जो एजेस हैं हमारे उनको हम कहाँ स्टोर करते हैं? खास किस्म का डेटा स्ट्रक्चर है जिनको हम बैग कह लेते हैं, ठीक है? सो द एजेस आर स्टोर इन ए डेटा स्ट्रक्चर, वी कॉल इट अ बैग। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, इन टाइम स्टैम्प ट्रैवर्सल वी कैलकुलेट। हमारे पास जो डीएफएस है यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च है, उसकी एक ट्रैवर्सल है जिसको हम कहते हैं टाइम स्टैम्प है। उसमें हम दो चीजें करते हैं, यानी टाइम नोट कर लेते हैं, यूनिट ऑफ टाइम नोट करते हैं। जब किसी वर्टेक्स को हम विजिट करते हैं तो उसका हम टाइम नोट करते हैं जिसको हम कहते हैं डी ऑफ यू, राइट? अगर वो वर्टेक्स यू है तो हम कहते हैं डी ऑफ यू, यानी उसका डिस्कवरी टाइम। और जब उसको हम फिनिश कर लेते हैं एक्सप्लोर करके वहां से जाने लगते हैं तो हम लिखते हैं एफ ऑफ यू, फिनिश ऑफ यू। तो अब ये अगर डी ऑफ यू और एफ ऑफ यू मिल जाता है तो उससे फायदा क्या होगा? हम बता सकेंगे कि ग्राफ में साइकिल है कि नहीं है, ठीक है? कैसे बता सकते हैं? तो मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की। ये देखिए, सबसे पहली बात, हम बी से चले और सबसे पहले हमने ये देखे 2 पे ए को डिस्कवर किया और उसके बाद फिर ए को फिनिश किया 3 पे, और बी के बाद हम राइट साइड पे सी पे आ गए और यूनिट ऑफ टाइम 4 के ऊपर हमने सी को डिस्कवर किया और सी को डिस्कवर करने के बाद हमें लगा कि कोऑर्डिनेट दिया तो हम यहाँ पर डी पे आ गए और डी को हमने डिस्कवर किया 5th यूनिट या 5th सेकंड के ऊपर, मिसाल ले लीजिए, और आगे कोई नोड नहीं है तो हमने साथ ही उसको 6 पे फिनिश कर दिया। जैसे 6 पे फिनिश किया तो डी ने कहा कि एक और नोड भी है, हम उधर चले गए और जैसे ही वहां पहुंचे तो हमें पता चला ये नोड तो पहले डिस्कवर हो चुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम डी ऑफ 4 जो है वो पहले लिख के गए थे। इसका मतलब ये है कि इससे हमें पता चल गया कि ग्राफ में एक साइकिल है। हमने जो डिस्कवरी कर ली थी, एक नोड का डिस्कवरी टाइम हमने ले लिया था, उसको नोट कर लिया था। अगर कोई नोड दोबारा वो डिस्कवर करवा रही है तो उसका मतलब ये है कि इट्स ए डिस्कवरी ऑफ दैट नोड। जो टाइम हमने लिख लिया है उसने हमें बता दिया कि ये बेसिकली ये क्या है, एक साइकिल है, एक लूप है। तो यहाँ हम ऐसे बता सकते हैं, टाइम स्टैम्प हमें इस तरह से हेल्प करता है कि हम बता सकते हैं बेसिकली कि कहीं ना कहीं साइकिल आ रहा है या लूप आ रहा है उस ग्राफ के अंदर। 11 है व्हेन द ग्राफ हैज रिलेटिवली फ्यू एजेस, या उसको हम स्पार्स ग्राफ भी कहते हैं। तो उस सूरत में फ्रिंज या फिर क्रूस्कुल, ये कौन सा ग्राफ है जो हमें हेल्प करता है? तो जब ग्राफ में थोड़े एजेस हों या फिर ग्राफ स्पार्स हो तो उस सूरत में कहा जाता है कि आप क्रूस्कुल्स का एल्गोरिथम यूज करें, ठीक है? दिस इज मच बेटर। अच्छा, क्रूस्कुल जो है ये क्या है? ग्रीडी एल्गोरिथम है और आपने पढ़ा होगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट। तो ये एक एमएससी को फाइंड करने के लिए यूज होता है। काम कैसे करता है? इट रिपीटेडली ऐड और कीप एडिंग द स्मॉलेस्ट वेट एजेस दैट डज नॉट फॉर्म अ साइकिल। यानी दो चीजें देखता है, एक तो ऐसने एज ऐड करना है जो स्मॉलेस्ट वेट का होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखता है, राइट? और अगर उतना नहीं मिल रहा तो उससे कम से कम बड़ा जो बाकियों में कम होगा वो ले लेगा फिर, राइट? तो इस तरह से ये एमएसटी क्रिएट करता है और ये इसने देखना होता है कि जो नया एज ऐड कर रहा है वो साइकिल तो क्रिएट नहीं कर रहा। तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि कोई ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस कम हो या फिर स्पार्स ग्राफ हो तो वहां प्रिम्स और क्रूस्कल में जो बेटर ऑप्शन होती है वो हमारी क्रूस्कल्स की होती है, ठीक है? दोनों एमएसटी क्रिएट करते हैं, प्रिम्स भी और क्रूस्कल भी। थोड़ा सा डिफरेंस है, विल डिस्कस लेटर, बट इस सूरत में क्रूस्कल जो है वो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रिम्स एल्गोरिथम यूजेस डैश। प्रिम्स के एल्गोरिथम में आप हम बात कर रहे हैं कि क्रुस्की की तरह ये भी क्या करता है, बेसिकली एक एमएसटी क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये यूज क्या करता है? अंडरलाइन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है? तो मिन हीप या प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ये बी ऑप्शन है यहाँ। अब क्विकली मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उसको। आपने थ्योरेटिकली तो पढ़ा होगा, शायद आपको इतनी चीजें क्लियर भी नहीं होती होगी। मेरी कोशिश होती है कि चीजें आपको आसान करके बताऊं और दिखाऊं इंशाल्लाह। तो अगली स्क्रीन में हम चलते हैं और ये आप देखिए कि कैसे प्रिम्स का जो है वो एल्गोरिथम किस तरह वर्टेक्सेस या वर्टिसेस को ऐड करता जाता है और एक बड़ा ट्री या एक एमएसटी बनाता है, लेकिन ये भी कोशिश करता है कहीं लूप क्रिएट ना हो। Question number 13. An unweighted graph can be considered as a graph in which every edge has. अच्छा, अनवेटेड ग्राफ वो होता है जिसका कोई वेट नहीं होता। यानी ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये वर्टेक्स है और ये दूसरा वर्टेक्स है, दोनों को इस एज ने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? दिस एज यू कैन सी क्लियरली। अच्छा, इस एज के ऊपर कोई नंबर नहीं दिया हुआ, यानी कोई इसका वेट नहीं लिखा हुआ। 10, 11, 12, देयर इज नो डिजिट, देयर इज नो नंबर, देयर इज नो वेट ओवर इट। तो इनको हम कहते हैं अनवेटेड ग्राफ।
तो अनवेटेड ग्राफ्स की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जी बाय डेफिनेशन जो अनवेटेड ग्राफ होते हैं या बाय असम्पशन या बाय कन्वेंशन उनका हम वेट 1 लेते हैं। सो बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं, बाय कन्वेंशन आप कह सकते हैं। सो दिस इज बी ऑप्शन के जी बाय डिफॉल्ट जो वेट है वो कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्रुस्कोल्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर। अच्छा, क्रुस्कोल का एल्गोरिथम जैसे प्रेम्स के एल्गोरिथम के साथ हमने कुछ कंपेयर करके पीछे बात की है, तो हमने ये कहा था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको कंप्यूट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये एमएसटी क्या चीज है या क्या बला है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। स्पैनिंग ट्री से क्या मुराद है कि ऐसा रास्ता, कैसा पाथ जिसमें कोई लूप नहीं आता और आसान लफ्जों में। और नेटवर्क की दुनिया में आपने जरूर पढ़ा होगा या आप में से जो लोग इस फील्ड से हैं या स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि नेटवर्क्स में जो स्विचेस लगते हैं वो बेसिकली एक खास किस्म का प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी। वो स्विचेस के ऊपर होता है और वो अंडरलाइन नीचे यही देखता है कि कोई मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया जाए और उसमें लूप भी ना हो, ताकि सारे स्विचेस जो हैं इंटरकनेक्टेड भी हो जाए और आपस में फ्रेम्स को फॉरवर्ड कर सकें, राइट। तो क्रुस्कोल्स का एल्गोरिथम जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री या एमएसटी। अगर हम बात करें इन नोड्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप ए बी सी डी से लेकर जी तक देखिए, तो ये सारे नोड्स नहीं है, असल में आप ज़हन में लाइए कि ये सारे क्या हैं, नेटवर्क स्विचेस हैं। और ये जो लिंक लगे हुए हैं ब्लैक वाले, ये फिजिकल वायर्स हैं। अब इस सूरत में लूप क्रिएट हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ए बी और सी इसके दरमियान, इन स्विचेस के दरमियान लूप क्रिएट हो सकता है। जबकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, वो कोशिश करता है कि कुछ लिंक्स को लॉजिकली वो ब्लॉक कर दे, बाकी ट्रैफिक वहां से किसी और लिंक से जाएगी ताकि लूप क्रिएट ना हो। अब आप रेड जो है लाइन उसको देखिएगा, रेड लाइंस डिपिक्ट कर रही हैं कि आपकी एक्चुअल जो इस वक्त एक्टिव जो पाथ्स क्या हैं, यानी जो एमएसटी आपका बना हुआ वो क्या, मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो बना हुआ है। अब इसमें आप देखें तो लूप नहीं होगा आपके पास, ठीक है। यकीनन जहां पे भी ऐसी लूप की सिचुएशन बन रही है, एमएसटी जो है उसको ब्रेक कर रहा है। और उसके नीचे क्या यूज हो रहा है, क्रुस्कोल्स एल्गोरिथम। थोड़ी आपकी दिलचस्पी भी हो जाएगी, एक्चुअली आपको पता भी चल जाएगा कि चीजें क्या करती हैं, कैसे होती हैं। वरना हम ये समझते हैं पता नहीं किताबों में लिखी हुई हैं और इतनी मुश्किल चीजें हैं, लोग इनका क्या करते होंगे, राइट। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर इंटरेस्ट। 15 है जी, क्रुस्कोल्स एल्गोरिथम हैज ए टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ। तो ये साहब लगता है हमारे पीछे पड़ गए, क्रुस्कोल्स डरने की जरूरत नहीं है। जिनके एल्गोरिथम है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पूछा गया। दो सूरतें होती हैं, एक तो ये है कि जो नॉर्मल इनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, ई लॉन्ग ई है। लेकिन अगर ग्राफ में एजेस कम है, जिसको हमने क्या कहा था, ये स्पार्स ग्राफ होते हैं, तो फिर ये क्या हो जाती है, ई लॉग बी। बस इस बी को आपने थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। इस बी यानी इस ए की जगह ई फॉर एजेस और वी फॉर वर्टिसेस। तो अगर ग्राफ नॉर्मल है तो क्या होगी, ई लॉग ई। और अगर ग्राफ में लोअर एजेस हैं, फ्यूर एजेस हैं, ग्राफ स्पर्स है, तो फिर क्या होगी, ई लॉग वी। 16 है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाइज रिलैक्सेशन टू एवरी डैश या एवरी विच। अच्छा, अब नेक्स्ट साहब आ गए हैं बेलमैन। तो बेलमैन फोर्ड जो है ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक एल्गोरिथम, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के भी दो एल्गोरिथम होते हैं, एक होता है सिंगल वर्टेक्स या सिंगल पॉइंट और एक होता है मल्टी वर्टेक्स या मल्टी पॉइंट, मल्टी नोड। तो जो बेलमैन है ये सिंगल पॉइंट, सिंगल नोड या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन का एल्गोरिथम है। और दूसरी चीज आपने इसके साथ ये याद रख लेनी है, ये नेगेटिव वेट्स भी हैंडल कर लेता है। अगर दो वर्टिसेस में जो एज है उसके ऊपर नेगेटिव वेट है, वो भी ये हैंडल कर सकता है। अच्छा, इसके बारे में जो तीसरी चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि ये पाथ पहले कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन उसके बाद ये कोशिश करता है कि क्या किसी वर्टेक्स तक जाने का कोई अच्छा बेहतर रास्ता हो सकता है। यानी आप एक मार्केट आपने जाना है तो आपको पता है कि ये एक रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन चंद दिन के बाद कोई आपका दोस्त, आपका कुलीग, आपका नेबर बता देता है कि आप इधर से जाते हैं, थोड़ा सा कम पड़ता है, ये वाला रास्ता इस्तेमाल कर लीजिए। तो आपको एक नया रास्ता मिल जाता है, आप आइंदा से वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपने क्या किया, रिलैक्सेशन किया। एक अच्छा रास्ता आपको मिल गया, आपने पहले वाला रास्ता छोड़ के नया रास्ता अपना लिया है। तो ये भी यही करता है, बेलमैन फोर्ड जो है ये रिलैक्सेशन ऐसे ही करता है। ये रास्ते वाली एग्जांपल मैंने इसलिए दिए ताकि आपको ये रिलैक्सेशन भी याद रहे और बेलमैन फोर्ड के साथ इसको कनेक्ट कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अच्छा, रिलैक्सेशन एक बार नहीं करता, ये v-1 टाइम्स करता है। एक ग्राफ में अगर 10 वर्टिसेस हैं तो 10-1 यानी 9 टाइम्स ये रिलैक्सेशन करेगा। 9 टाइम इसलिए कि एक वर्टेक्स तो वो खुद है जहां से वो किसी दूसरे वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है।
ठीक है, तो द वन सोर्स इटसेल्फ। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली बेलमैन फूड एल्गोरिथम अप्लाइज रिलैक्सेशन टू एवरी एज, ठीक है, जो ग्राफ में हर एज होगा उसको रिलैक्स करेगा कितना, v-1 टाइम, ठीक है। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी एज इसको रिलैक्स करना है उसने कितना, v-1 टाइम। और रिलैक्स हमने क्या कहा है, एक रास्ता पहले पता है, उससे अगर कोई बेहतर रास्ता मिल जाता है, उससे कोई अच्छा राउट मिल जाता है, कोई अच्छा पैथ मिल जाता है, अच्छे से इमरान, शॉर्टेस्ट पैथ, वो पहले से छोटा है, पहले से कम है, तो वो ले लेता है, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। 17 है, all algorithms have the time complexity of n power 10 and n power 100 falls in which category? We have a different categories ना, जिसमें p भी है, यानी पोलिनोमियल है, np क्लास है हमारे पास, फिर np हार्ड है, फिर इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, राइट। तो पूछा गया है ये जो n की पावर 10 है या n की पावर 100 है, ये बेसिकली किस में फॉल करेगी। हमारे पास पोलिनोमियल की क्लास होती है कि वो एल्गोरिथम्स जो कि पोलिनोमियल टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी ऐसे टाइम में जो पोलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, या फिर पोलिनोमियल टाइम में शॉर्ट के लिए हम क्या देते हैं, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, पोलिनोमियल, राइट। पोलिनोमियल की दूसरी पहचान क्या होती है, हम कहते हैं जी उनका जो ऑर्डर है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है, वो कितनी है भला, ओ की पावर के है, और के जो है वो आमतौर पे हम समझते हैं कि छोटा एक नंबर होगा, 10, 20, 50, 100, 200, 500, यानी बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा के। अगर n की पावर k यानी k एक छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, जो कि यहाँ पे गिवन है 10 और 100, इस k को समझ लीजिए, n की पावर k का मतलब ये 10 है यहाँ पे, और k यहाँ पे क्या 100 है। तो n की पावर k यानी 10 और 100 बहुत बड़े नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फंक्शन n पावर 10 और n पावर 100, इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, फिर पोलिनोमियल, ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल, बी ऑप्शन। 18 स्पेस यूज बाय फ्लोइड वॉर्शल एल्गोरिथम। अच्छा, फ्लोइड वॉर्शल साहब ये कोई नए आ गए हैं, और ये भी आपने पढ़ रखे होंगे, ऐसे ही बस मुश्किल नाम से परेशान नहीं होना आपने। फ्लोइड वॉर्शल क्या है जी, अभी हमने इससे पहले बात की कि बेलमैन क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पैथ का एक एल्गोरिथम है। इसका अगला वर्जन क्या है कि आप ऑल सोर्सेज शॉर्टेस्ट पैथ है। एक ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं, अगर बेलमैन है तो उसका मतलब है किसी एक वर्टेक्स से बाकी वर्टिसेस तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमने कैलकुलेट करना है तो बेलमैन यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने वो ग्राफ के अंदर जो पांचों वर्टिसेस हैं उनका आपस में सबका एक दूसरे से शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फ्लोइड वॉर्शल। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, ऑल पेयर्स ऑल सोर्सेस शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसके साथ भी ये है कि ये भी नेगेटिव जो है वेट ले लेता है, कंसिडर कर लेता है, बट मेक श्योर देयर शुड बी नो नेगेटिव साइकिल। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वो कह रहे हैं कि स्पेस कितनी यूज करता है। इसके बारे में ये है कि n बाय n मैट्रिक्स जो है वो यूज करता है। आपने यकीनन पढ़ा होगा एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है वो n बाय n टर्म का होता है या n बाय n एलिमेंट्स का होता है, तो वो कितना बनेगा, n स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बात है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपकी करेक्ट है कि स्पेस कितनी लेता है ये n बाय n मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए, वो यकीनन n स्क्वायर होगी, और इसका अपना जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है या रनिंग टाइम है वो n क्यूब है। ठीक है, मैंने मेंशन कर दी है, आगे किसी क्वेश्चन में आता है तो भी ठीक है, वरना एटलीस्ट दो चीजें यहाँ से एड्रेस हो रही है। ठीक है, तो n स्क्वायर क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, n क्यूब क्या है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दोनों को आपने अलग अलग रखना है। 19 है, which traversal technique looks like a propagation of wave front, जो कि दरमियान से आ रही है, बाहर की तरफ जा रही है। यानी तालाब के अंदर आप दरमियान में पत्थर फेंकते हैं तो यूं लगता है दरमियान से एक वेव निकलती है और वो बाहर की तरफ जाती है। तो ये ट्रैवर्सल कौन सी है, ये हमारी होती है यानी BFS या ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, उसके अंदर ये होती है। यानी दरमियान से आप अगर देखें तो S जो है वो पहला नोड है या पहला वर्टेक्स है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, अगले वर्टेक्स में हमने क्या एक्सप्लोर किया, जो कि आपके यहाँ पे ये वाले रेड हैं, इनको आपने एक्सप्लोर किया, और यूं पहले यहाँ तक यहाँ आए, और उसके बाद फिर आप अगली वेव यानी आपने ये जितने 2 वाले हैं ग्रे, ठीक है, इनको आपने एक्सप्लोर किया, और यकीनन इसके बाद फिर जो व्हाइट वाले हैं इनको आप एक्सप्लोर करेंगे, आप उससे बाहर आएंगे, तो ये एक वेव है जो पूरी बाहर आती चली जा रही है। तो वेव फ्रंट की शक्ल कहाँ बनती है, ब्रेडफर्ड ट्रैवर्सल में, ये बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, द टोटल रनिंग टाइम ऑफ ब्रेडफर्ड सर्च इज BFS। इसका टोटल रनिंग टाइम कितना होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि जी दो चीजें होती हैं, एक तो एक वर्टेक्स है जिसको उसने एक दफा प्रोसेस करना है, जो वर्टेक्स है जिसको भी हम देख रहे थे, एक एक वर्टेक्स को वो एक दफा प्रोसेस करेगा, ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ V टाइम चाहिए होगा, और एक एक एज को मैक्सिमम उसने एक दफा जरूर प्रोसेस करना है। तो यूं अगर हम देखें तो ये बनता है ऑर्डर ऑफ V प्लस E, राइट, ये हमारी पहली ऑप्शन है। 21 है, consider the following Huffman tree and select the binary codes for the string TEA या TEA, या फिर चाहे
आप भी पी लीजिए 1 मिनट के लिए ब्रेक लेके। तो ये TEA जो है, ये T इस स्ट्रिंग के लिए इस गिवन बाइनरी हफमैन कोड से हमने इसको देखना है कि कोड क्या बनता है। तो प्री स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले देखिएगा हमारे पास T आ रहा है, तो T कहाँ पे पड़ा हुआ है ये आप देखिएगा, यहाँ से हमें रूट तक यहाँ आना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमारा बन गया T, जो कि क्या बन रहा है, यकीनन आपने पहचान लिया 1 0 परफेक्ट। इसके बाद हमारे पास E आएगा, तो E यकीनन कहाँ से आएगा, हम यहाँ पे आ रहे हैं E के लिए, और ये क्या बन रहा है 0 0। तो 1 0 और 0 0 ये ऑप्शन 1 में है और ये ऑप्शन 3 में है। इसका मतलब है ये भी गलत है हमारी, ये भी गलत। क्लियर हो गया, हमने फिल्टर कर दी। अब रहेगा ई। ई यहाँ पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे ट्री के, तो यहाँ हम आएंगे, यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आए, ये पड़ा हुआ है ए। तो ये बनेगा 0 1 और ये 0 0 1 0। ठीक है जी, तो ये यकीनन हमारी पहली ऑप्शन बनती है। तो इस तरह से हाफमैन एनकोडिंग जो है वो आपने पहले भी एक क्वेश्चन हमने देखा है, आपने भी पढ़ी हुई है कि कैसे वो फ्रीक्वेंसी देखता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और फिर उनको जो है वो उस तरह से ट्री में डालता जाता है, और रूट से फिर हम स्टार्ट करके देखते हैं कि कौन कैरेक्टर कहाँ पे है और उसका बाइनरी कोड क्या बनता है। ठीक है, तो ये एक कम कोड्स में स्ट्रिंग्स को एक एनकोड करने की एक अच्छी एल्गोरिथम है हाफमैन। 22 and Kruskal's algorithm. What is the tricky part when adding an edge to the following MST? यानी कोई भी एक और MST है या to any MST, या किसी MST में जब वो एक नया एज ऐड करता है तो उसमें ट्रिकी पार्ट क्या है। अभी इससे पहले हमने बात की है कि वो ये कोशिश करता है कि एक तो स्पैनिंग ट्री जो बन रहा है वो मिनिमम वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो जो वेट है उसको देखता है और फिर एज ऐड करता जाता है, और दूसरी उसकी ये कोशिश होती है कि वो ये देखे कि जो फाइनल रिजल्टेंट MST बनेगा, यानी जो नया एज ऐड किया उसने, उसके बाद जो फाइनल रिजल्टेंट MST बनेगा उस MST के अंदर कोई लूप नहीं होना चाहिए, कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारी यही कह रही है कि जैसे ही क्रुस्कल का एल्गोरिथम एक नया एज ऐड करता है करंट MST के अंदर, तो इट डिटेक्ट्स कि वेदर एडिंग द न्यू एज जो कि वो कर रहा है ये कहीं साइकिल तो क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, दिस इज अ ट्रिकी पार्ट और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज। ये फिर वो MST नहीं रहेगा, वो जरी बात है उस ग्राफ के अंदर लूप आ जाए। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। 23 है, the main shortcoming of counting sort is that it is useful for counting sort। हमने पढ़ा है कि वो स्मॉल इंटीजर्स के लिए यूज हो सकता है। आपके पास नंबर जो है वो छोटे हैं, आमतौर पे कहा जाता है के नंबर है। के मतलब एक नॉर्मल एवरेज नंबर है जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, जिस तरह से हम कहते हैं एन है, एन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट एन, इट्स के। फॉर एनी के आप यूज कर सकते हैं काउंटिंग शॉर्ट, और के का मतलब क्या होगा, शॉर्ट नंबर्स या शॉर्ट इंटीजर्स, यानी बहुत बड़ी तादाद नहीं है, बहुत बड़े नंबर नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। तो काउंटिंग शॉर्ट जो है उसका यही एक मसला है कि स्मॉल इंटीजर्स तक की हद तक बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े नंबर्स हम शॉर्ट नहीं कर सकते, यानी मतलब बहुत ज्यादा नंबर या बहुत ज्यादा तादाद में हम शॉर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कोई एक स्टेटमेंट हमें देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। A graph is acyclic if it contains at least one cycle। अगर साइकिल है तो फिर वो acyclic नहीं है, वो तो cyclic हो गया या cyclic हो गया। A graph is connected if there exists at least one vertex that can reach to every vertex। Connected के लिए एक नहीं होता कि सिर्फ एक जो है वो सबको रीच कर दे। Connected का मतलब सब सबको रीच कर सकते हैं, ये भी ठीक ना हुई। थर्ड स्टेटमेंट है a directed graph with no cycle is called directed acyclic graph या DAG। ये बिल्कुल ठीक बात है, यानी डैग के अंदर दो चीजें होंगी, एक इसका डायरेक्टेड होना जरूरी है, यानी जो ग्राफ है उसकी डायरेक्शन होगी कि आप वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बी तक जा सकते हैं, फॉरवर्ड एज है, आप वापस नहीं आ सकते, यानी उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। और दूसरी बात, उसमें कोई साइकिल भी नहीं होता, ए सिक्लिक ग्राफ होता है, राइट। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डैग। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, या डैग इज अ डायरेक्टेड ग्राफ विद नो साइकिल। 25 है, which of the following statement is correct। आप कोई और स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई हम से देखते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स वो हमने देखा हुआ है कि मैट्रिक्स क्या होता है, n बाय n एंट्रीज होती हैं, और n बाय n एंट्रीज के लिए आपको चाहिए कि आप n स्क्वायर को इतनी स्पेस आप एलोकेट करें या इतनी कम्प्लेक्सिटी आपको चाहिए होगी। तो लिस्ट में क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा, जो वर्टेक्स बेसिकली है इटसेल्फ वो आएगा, और उसके साथ नेबरिंग वर्टेक्स कौन सा है, तो इसलिए n आ गया उस वर्टेक्स के लिए या उस नोड के लिए, और e आया उसके नेबर के लिए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जी अगर तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, या वो रिक्वायर्स थीटा ऑफ n स्क्वायर, इतनी स्टोरेज चाहिए। और उसमें क्या हुआ, उसमें आपको लिस्ट में एक तो वो नोड चाहिए या वर्टेक्स चाहिए और साथ में उसका एक नेबर चाहिए। तो द बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर।
26 है, इन द काउंटिंग सॉर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरे यूज। काउंटिंग सॉर्ट में 3 एरेज यूज होती हैं जो हम इनिशियल इनपुट लेते हैं, ठीक है। जो हमने इनिशियल इनपुट लिया कि ये वाले नंबर्स हैं, इनको सॉर्ट करें, तो एक इनपुट एरे भी होगी ना, वो आप समझ लीजिए बी है या ए है, व्हाटएवर इट इज। दूसरी वो जो आप रिजल्ट फाइनली सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो आपकी आउटपुट बनती है। और तीसरी वो आप नंबर ऑफ इंटीजर्स या एक इंटीजर एरे होती है जो कि काउंटिंग को साथ में स्टोर करती जाती है, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि ये बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है कि काउंटिंग सॉर्ट में 3 एरेज होंगी। एक जो इनपुट आएगी कि इन नंबर्स को सॉर्ट करना है, 2 जो हम काउंटिंग करते जाएंगे सॉर्टिंग के दौरान, और 3 जो फाइनल सॉर्टेड नंबर होंगे वहां पर डाले जाएंगे। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। 27 है, why radix sort preferred our counting sort for large numbers। अच्छा, अभी हमने बात की कि जो काउंटिंग सॉर्ट है वो स्मॉल नंबर्स के लिए अच्छा है, जबकि ज्यादा नंबर्स के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। तो फिर रेडिक्स सॉर्ट को क्यों प्रेफर किया जाता है? उसकी वजह ये है कि रेडिक्स सॉर्ट जो है वो डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करता है। इट्स ए वेरी फैंसी एल्गोरिथम और बहुत इंटरेस्टिंग लव दिस व्हेन एफर्ट्स एक्सप्लोर्ड। तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। लेट्स सी कि हमें ये वाले नंबर्स गिवन है, ठीक है, ये सारे नंबर्स गिवन है जिनको हमने सॉर्ट करना है। रेडिक्स कैसे काम करता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली, ये सबसे पहले इनका जो सबसे राइट डिजिट है, जिसको आप यूनिट डिजिट भी कहते हैं, इनको सॉर्ट करता है। ये देखिएगा 4 4 6 और ये 8, इस तरह इसने सॉर्ट कर दिया। तो पहले इसने क्या किया, गिवन नंबर्स का जो राइट डिजिट था यूनिट वाला वो सॉर्ट किया। उसके बाद अगली इटरेशन में आप ये समझ लीजिए ये क्या करेगा, जो उनका 10th डिजिट होगा वो सॉर्ट करेगा। और उसके बाद आप देखें जरा, सॉर्ट हो गया 5 7 7 9 एंड 9। और इसके बाद जो नेक्स्ट आइटरेशन होगी, उसके बाद जो 100th डिजिट होगा उसको वो सॉर्ट करेगा 1 1, उसके बाद 2 एंड 4 एंड 5, और फाइनली ये देखिएगा नंबर हमारे पास सॉर्ट होगी। इट्स अ वेरी फैंसी वे कि वो एक एक डिजिट को सॉर्ट करता है, ठीक है। और ये आप अंदाजा कर सकते हैं, बड़े नंबर के साथ भी यूज कर सकते हैं, छोटे के साथ भी यूज कर सकते हैं। 28 है, what is the technique called in which we store the results of recursive calls to avoid recomputation। ठीक है, रिकर्जन में हम क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट कुछ रिजल्ट्स आते हैं उनको कहीं स्टोर कर लेते हैं ताकि हम बच सकें कि हम दोबारा रिकम्पिटिशन ना करें, ठीक है। इस टेक्निक को जिसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है ताकि लेटर वो यूज कर लें, रिकम्प्यूट ना करें, उसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन। इट्स सिमिलर टू मेमोराइजेशन, बट इसमें आर एज इन रॉबर्ट वो नहीं है, इट्स मेमोराइजेशन। It's 29 which statement best describes dynamic program। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अच्छा डिस्क्राइब कर रही है? सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी हम यही करते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, और जो सब प्रॉब्लम है हमें वहां से कोई ऐसी कंपटीशन मिल जाती है जिसको हम स्टोर कर लें और आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम को हल करने के लिए वही सोल्यूशन यूज कर लें, बजाय कि हम दोबारा उसको कंप्यूट करें या रीइन्वेंट द व्हील हमें ना करना पड़े, ठीक है। तो बी ऑप्शन सेज द सेम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व्स प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके रिकर्सिवली सॉल्व करती है, और जो मीडियम या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको वो स्टोर कर सकती है ताकि बाद में यूज किया जा सके, दोबारा वो काम ना किया जाए, रिकम्प्यूटिंग ना की जाए, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अच्छा, आपने कुछ देखी होंगी ना प्रॉब्लम, उसके फलां प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये वाली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जैसे वो चोर और वो नैपसैक वाली प्रॉब्लम जो है, इस तरह की और भी आपने देखी होंगी। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कौन सी होती है? ऐसी प्रॉब्लम जहां पे कोशिश की जाए कि जो बेहतर से बेहतर सोल्यूशन है वो हम ले। तो अ प्रॉब्लम वेयर वी वांट द बेस्ट सोल्यूशन। हम नहीं चाह रहे कि सिर्फ सोल्यूशन मिले, हम ये नहीं चाह रहे कि बस गुजारा हो रही है, हम ये भी नहीं चाह रहे कि सोल्यूशन ना मिले, या कह रहे हैं कि ये आपके लिए काबिल कबूल है, बस इससे इसी से काम चलाए, नहीं। बल्कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी, यानी ऑप्टिमम, इस लफ्ज को आप ज़हन में लाइए ना, ऑप्टिमम, बेहतरीन। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब एक बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल जो भी हो सकता है वो लिया जाए, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। 31 है, which of the following best describes how greedy algorithms works। अब हमें बताना है कि एक ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम करता है, उसके अंडरलाइन क्या चीज होती है, यानी वो किन चीजों को सामने रखता है, या ये अप्रोच कैसे काम करती है। अच्छा, ग्रीडी अप्रोच ऐसे काम करती है कि आप हर एक स्टेप के ऊपर कोशिश करते हैं कि उस सिर्फ स्टेप के ऊपर लोकली क्या चीज बेहतर है आपके लिए, सिर्फ उस स्टेप के ऊपर लोकली उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखते हैं जो बेहतर ऑप्शन है वो आप ले लेते हैं, और ऐसा आप हर स्टेप पे करते हैं। और आप एज्यूम करते हैं कि जब ग्लोबल आप जाएंगे तो ये यकीनन क्या होगा, एक अच्छा सोल्यूशन होगा, बेहतर सोल्यूशन होगा।
इसकी कॉमन एग्जांपल छोटी सी आपको दूंगा। एक टूर्नामेंट हो रहा है, एक टीम जो है उसका आज किसी टीम के साथ मैच, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है क्वार्टर फाइनल के लिए, लेकिन आज उसका वैसे पूल का मैच है, तो वो क्या करती है, वो वाला मैच भी जीतने की कोशिश करती है। ये क्या हुआ, बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट स्टेप, फॉर ईच स्टेप, वो वाला आज का मैच भी आप जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन ये देखा जाता है बाद में कि अगर वो मैच जीत जाती है आज वाला, तो इसका मतलब है वो पूल में टॉप पे आ जाएंगे और उनका क्वार्टर फाइनल किसी मुश्किल टीम से पड़ सकता है, जो कि कल को उनके लिए मिसाइल का सबब बन सकता है, राइट। लेकिन चूंकि वो इस वक्त करंट सिचुएशन में इस स्टेप पे वो बेहतरीन सोल्यूशन चाह रहे हैं, तो इसलिए वो मैच जीतने की कोशिश करेंगे। जबकि बाकी जो एल्गोरिथम की कैटेगरी है ये डिफरेंट, दूसरा नहीं सोचती, बट ग्रेडी के केस में ये है कि आप हर स्टेप पे देखते हैं कि ये बेहतर सिचुएशन है, आप यही ले लेते हैं, ठीक है। ये नहीं अज्यूम करते हैं कि बाद में जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है, वो हो या ना हो ये बात का मसला है। लेकिन एट ईच स्टेप वो कोशिश करते हैं जो बेस्ट ऑप्शन हो, बेस्ट सोल्यूशन हो, वही लें, वही पिक करें। तो यहाँ से हमारी बी ऑप्शन करेक्ट होती है। Question number 32. In the timestamp DFS for the edge UV, if finish of U is greater than finish of W, then अब हमें कोई टाइम स्टैम्प DFS दिया हुआ है, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल में, जो अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में देखा, टाइम स्टैम्प यानी किसी एक वर्टेक्स का एक फिनिश टाइम होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि U का फिनिश टाइम ज्यादा है W के फिनिश टाइम से, तो ये एज जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस तरह का एज होगा। मैंने उसको दिखाने की कोशिश ये की है कि एफ ऑफ यू, आपके पास एफ ऑफ यू क्या चीज है भला, यू का फिनिश हो रहा है 6 के ऊपर, 6 सेकंड के ऊपर आप मिसाल ले लीजिए, और W का फिनिश हो रहा है भला W 5 सेकंड के ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यही कंडीशन जो ऊपर दी हुई है यही मैंने यहाँ डालने की कोशिश की है कि 6 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब यह है कि अगर ये सिचुएशन है तो फिर U और V के दरमियान जो एज है वो कौन सा एज बनता है भला, फॉरवर्ड एज, ठीक है। मेरा ख्याल है इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। 33 है प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट ग्राफ इज डैश, ठीक है। दो लफ्ज यहाँ पे देखने हैं आपने। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्डर है, चीजों में कोई तरतीब है, ठीक है, ऐसे नहीं बेअंगम नहीं है, बल्कि एक रिलेशनशिप भी है और कोई तरतीब भी है। कंस्ट्रेंट का लफ्ज ये होता है कि आपके पास कोई लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि आपके पास हर चीज अवेलेबल है, ये टाइम का भी हो सकता है, रिसोर्सेज का भी हो सकता है, और कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। तो ऐसा ग्राफ कौन सा होता है जी, ऐसा ग्राफ हमारे पास एसिक्लिक होता है और डायरेक्टेड होता है। मिसाल के तौर पे भी है, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से एक नेटवर्क एक्टिविटी जो स्केड्यूल है उसको दिखाने की कोशिश की है। देखिएगा ये प्रेसिडेंस क्या बनी कि एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 1 के बाद आ रही है, यानी 2 का ऑर्डर है और 5 का भी ऑर्डर है, इसी तरह 4 का भी ऑर्डर है, और 9 का ऑर्डर जो है उसका सबसे बाद में है। तो ये क्या हुआ, प्रेसिडेंस कि 2 जो है वो हम शुरू नहीं कर सकते फट से पहले। एक्टिविटी 2 को ऐसी एक्टिविटी है वो 1 से पहले नहीं की जा सकती। तो ये क्या है, प्रेसिडेंस है। कंस्ट्रेंट भी साथ में बन रहा है क्योंकि हम कह रहे हैं कि 2 1 से पहले नहीं की जा सकती। तो ये रूल है, ये लिमिटेशन है, ऑर्डर भी है, रूल भी है, लिमिटेशन भी है। और तीसरी चीज क्या हमने कही, एसिक्लिक होना चाहिए, इसमें साइकिल नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें पूरी एक्टिविटी डायग्राम में कोई साइकिल कहीं पे नहीं आ रहा, फॉरवर्ड एज है, कोई बैक एज किसी को नहीं कनेक्ट कर रहा। तो ये क्या है, एक प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट ग्राफ है। और सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होती है हमारी एक्टिविटी स्केड्यूलिंग की, एसिक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ, यानी डायरेक्शन भी है, इसमें साइकिल भी नहीं है, इसमें तरतीब भी है, प्रेसिडेंस भी है, ऑर्डर भी है, और कुछ लिमिटेशन भी है, यानी कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो मैंने चारों लफ्जों को कोशिश की है खोल के एक्सप्लेन करने की, प्रेसिडेंस, कंस्ट्रेंट, एसिक्लिक और डायरेक्टेड, इन सबका मतलब क्या है। 34 है, in the Prim's algorithm, the additional information maintained by the algorithm is, Prim's के एल्गोरिदम में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है या होती है, तो वो हमें बताना है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एमएसटी बन रहा है तो एक वर्टेक्स तो ऑलरेडी एमएसटी में है, एक और अगला एमएसटी में ऐड होना है। तो इसका मतलब ये है कि ये देखा जाता है कि उस दूसरे वर्टेक्स तक जो ऐड होना है, जो करंट एमएसटी में ऐड है, उसके साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है, एक्चुअली वो होता है स्टोर उसके अंदर। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमारी बी ऑप्शन कह रही है, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एज फ्रॉम द वर्टेक्स बी जो ऑलरेडी ट्री के अंदर है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। इस एज की जो लेंथ है वो उस वर्टेक्स से जो सिस्टम में, जो ट्री में ऑलरेडी पड़ा हुआ, जो ट्री में ऑलरेडी वर्टेक्स पड़ा हुआ है, अब अगला एज जो 3 4 5 अवेलेबल हैं उनमें से जो शॉर्टेस्ट एज होगा उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी लेंथ जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्टोर की जाती है प्रिम्स के एल्गोरिथम में, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। 35 है, इन स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर एसएससी, ये कुछ पर्टिकुलर ग्राफ होते हैं जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड या एसएससी। द कंपोनेंट डायग्राफ इज, जो कंपोनेंट का डायग्राम इटसेल्फ है या डायग्राफ है इटसेल्फ या ग्राफ है, वो क्या होता है।
ठीक है, ये देखिएगा एबीसी से मतलब क्या है कि ये एक कंपोनेंट ग्राफ है, इसके अंदर बेसिकली एक ग्राफ है, तो ये पूरा ग्राफ है उसको हमने इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, ये एक ट्री है, डी कोई एक ट्री है और एफ जी एच एक ट्री है और ये इटसेल्फ जो है ये क्या बने हुए हैं, एक कंपोनेंट बने हुए हैं। अब इन कंपोनेंट्स में जो जरूरी चीज है वो क्या है कि इनको साइक्लिक नहीं होना चाहिए, इनके अंदर कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, जो आपके हेरोड्स की भी एग्जांपल यही है कि इनमें कोई साइकिल नहीं बनता। पहला जो कंपोनेंट है इसको मैंने हाईलाइट किया है, उसको देखिए उससे दूसरे तीसरे कंपोनेंट तक जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, साइकिल नहीं है। या इसी तरह जो दूसरा कंपोनेंट है डीई वाला, इसको भी देखिए ये इस तक जाने का रास्ता है, बट देयर इज नो बैक एज। ठीक है, वापस जाने का रास्ता नहीं है। सो आप ध्यान से देखें तो इस तीनों जो कंपोनेंट्स को आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है, जिनको हम एसएससीज कह रहे हैं, इन एसएससीज में कोई साइकिल नहीं है। और यही बुनियादी डेफिनेशन और यही बुनियादी रिक्वायरमेंट भी होती है कि दिस शुड बी ए साइक्लिक, इनमें कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। 36 है, फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम इज, अभी हमने इससे पहले बात की है कि फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम क्या है। ये बेसिकली मल्टी पॉइंट या मल्टी सोर्स या ऑल सोर्सेस शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसका एल्गोरिथम है, और ये डायनेमिक अप्रोच यूज करता है। और हमने कहा था ये नेगेटिव एज, ये इनको भी क्या करता है, एंटरटेन करता है या इनको कंसिडर कर लेता है। तो ये सारी डेफिनेशंस देखी जाए तो हमारी डी ऑप्शन जो है वो स्टैंड्स आउट करती है। It uses the dynamic programming, it's a DP, or it allows the negative edges. और बाकी इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम है, डीपी बेस्ड है, ये सारी चीजें, तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारी करेक्ट है। ठीक है जी। 37 है, डाइजेक्स्ट्राज एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर। आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि इतनी देर हो गई है डाइजेक्स्ट्रा जो है वो नहीं आया, तो हेयर कम्स डाइजेक्स्ट्रा। अच्छा जी, डाइजेक्स्ट्रा जो एल्गोरिथम है यूज किया जाता है इसलिए, अभी हम इससे पहले क्या बात कर रहे थे, मल्टी सोर्स या ऑल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, और डाइजेक्स्ट्रा क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सो दी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर, ये डाइजेक्स्ट्रा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और आप में से कुछ लोग अगर नेटवर्क साइड से दिलचस्पी रखते हो या नेटवर्किंग से दिलचस्पी रखते हो तो आपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, और उसमें एक प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। वो अंडरलाइन क्या यूज करता है, यही एल्गोरिथम डाइजेक्स्ट्रास। तो थोड़ा सा चीजों को रियल लाइफ में देखें, आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और आपको अच्छा लगेगा कि चीजें किस तरह काम करती हैं। यू विल लर्न एंड यू ग्रो इंशाल्लाह प्रोफेशनली एज वेल। Alright जी, 38 है, the function having complexity order of n की power है, this belongs to। ठीक है, इससे पहले भी हमने कहा था कि जो n की पावर k है, where k is small, तो वो क्या है, पोलिनोमियल होते हैं। सही है, और जो n की पावर n है, जहाँ पे n एक बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ये एक्सपोनेंशियल है, को बहुत बड़ा है। ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं रहा, n की पावर k तक होता तो फिर शायद हम कहते हैं पोलिनोमियल है। अब n की पावर n, और n को हमने माना हुआ है कि बहुत बड़ा नंबर है, तो इसलिए ये आप फिर पोलिनोमियल क्लास का नहीं रहा, ये फिर क्या बन गया, np क्लास बन गई, और वो हमारी ए ऑप्शन है। ठीक है, दिस फंक्शन n की पावर n, दिस बिलोंग्स टू np क्लास। Alright जी, 39 है, क्रॉस एज इन ए DFS टेबल सेल इज एन एज UV सच दैट, यानी पूछा गया कि कोई क्रॉस एज है जो बेसिकली एक DFS के अंदर है या DFS के अंदर आप ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो क्रॉस एज क्या होता है, बेसिकली उसकी डेफिनेशन बतानी है। इज सच दैट, वो किस तरह का एज होता है। तो हमें पता है क्रॉस एज क्या होते हैं, यानी ऐसे एज होते हैं जिनके दोनों तरफ में जो वर्टिसेस पड़े होते हैं, जिनको वो कनेक्ट करते हैं या पॉइंट करते हैं, जो भी आप कह लें, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ना तो एंसेस्टर्स होते हैं आप कह लें, और ना डिसेंडेंट होते हैं, बल्कि ये क्रॉस एज क्या होते हैं, दो मुख्तलिफ DFS के दरमियान या ट्रीज के दरमियान एक कनेक्शन का काम करते हैं। यानी हम कहते हैं कि इन बिटवीन दोनों के जाते हैं, यानी डिसेंडेंट और एंसेस्टर इन दोनों को कनेक्ट कौन करते हैं, आमतौर पे फॉरवर्ड एज जी, आप बैक एज। ठीक है, फॉरवर्ड क्या होगा, एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक जाएगा। बैकवर्ड क्या हो सकता है, चाइल्ड से या डिसेंडेंट से पेरेंट की तरफ या एंसेस्टर की तरफ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस अलबत्ता इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि क्रॉस क्या होते हैं, दो DFS ट्रीज को या दो ट्रीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, या एक ट्री से एक दूसरे ट्री की तरफ जाता है। ठीक है, ये होता है क्रॉस एज। और अगर कोई यूवी क्रॉस एज है, इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट ट्रीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, बल्कि ना ये फॉरवर्ड एज है ना ये बैक एज है। ठीक है, तो होपफुली कुछ समझ आ गई होगी आपकी कि क्रॉस एज क्या होता है और कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन दी ट्री कलरिंग प्रॉब्लम फॉर टू वर्टिसेस टू बी इन द सेम ग्रुप दे मस्ट नॉट बी डैश टू ईच अदर। अच्छा, कलरिंग प्रॉब्लम आपने देखी हुई है,
तो उसमें एक कंस्ट्रेंट होता है और वो कंस्ट्रेंट क्या होता है कि अगर दो वर्टिसेस हैं उनको एक ग्रुप में रहना है, जैसे मिसाल दूं मैं यहाँ पे आपको, तो ये देखिएगा ये दो वर्टिसेस हैं, कनेक्टेड जो वर्टिसेस हैं, तो ये सेम कलर के नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ देखिएगा ये सेम कलर के नहीं हो सकते। और अगर दोनों सेम कलर का होना है, थोड़ा सा ये मुश्किल प्रॉब्लम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान करने की, अगर इन दोनों को सेम कलर का होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एडजेसेंट नहीं होना पड़ेगा, इन दोनों को फिर चाहिए कि डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये दोनों सेम कलर के हैं, ये दोनों सेम कलर के हैं, लेकिन आप देखें तो दोनों एडजेसेंट नहीं है, दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, एक किसी और से कनेक्टेड है और V10 जो है वो ज़ाहिर बात है V4 से या V5 से कनेक्टेड है और V7 से भी है, लेकिन V10 और V8 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो दो सूरतें हैं, 3 कलर प्रॉब्लम ये कहती है कि अगर आपने एक ग्राफ को 3 कलर यूज करके उसको कलर करना है तो दो सूरतें याद रखें, या अगर दो वर्टिसेस एडजेसेंट हैं जैसे कि हमने यहाँ कहा, तो इनका सेम कलर नहीं हो सकता, इनको आपने डिफरेंट कलर करना है और जैसे दिखाया गया मैंने यहाँ कोशिश की है। और दूसरा, कोई दो वर्टिसेस अगर सेम कलर के हैं तो फिर एडजेसेंट नहीं हो सकते, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया। अब ये सेम कलर है लेकिन ये एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ जो ऑप्शन पूछी गई है वो ये कहा गया है कि दो वर्टिसेस जो है वो सेम ग्रुप या सेम कलर के हो सकते हैं, कलर है ग्रुप नहीं है, ठीक है, एक तरह से आप ये समझ। तो इनको क्या नहीं होना चाहिए, इनको फिर एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, इनको डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो इसको जरा थोड़ा सा पास करके फोकस कीजिएगा दोबारा, तो होपफुली मुझे उम्मीद है ये समझ आ जाएगा आपको। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इसको थोड़ा आसान कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 41, सर्च टेक्निक फॉर वेरियस एल्गोरिथम्स लुक एट। अब हमारे पास डिफरेंट सर्च टेक्निक्स हैं या डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, तो ये एल्गोरिथम किस चीज पे फोकस करते हैं या इनके ज़हन में क्या होता है या बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके पास दो, एक या सिंगल नहीं बल्कि जितने पॉसिबल सॉल्यूशन मिल सकते हैं वो आपको लेने चाहिए। सो द सर्च टेक्निक्स वेरियस एल्गोरिथम्स, या जितने एल्गोरिथम्स हैं ज्यादातर सर्चिंग टेक्निक्स यूज हुई हैं, उन टेक्निक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके पास बेहतर या ज्यादा सॉल्यूशंस क्या मिल सकते हैं, और इनमें से हम देखेंगे कि टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से अच्छा कौन सा है। यानी 4 सॉल्यूशन हमें मिले एक सर्चिंग टेक्निक यूज करते हुए, और फिर हम देखेंगे कि इन चारों में से स्पेस यानी जो कम स्पेस लेता है और फिर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो द आइडिया इज ये फाइंडिंग मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन। 42 है, the original recursive algorithms takes a theta phi power n time. What value does this phi have? तो phi आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास क्या होता है 1 प्लस के रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, और ये कुछ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.618, ठीक है, ये आपकी हैंड नोट्स में भी है और आपकी रेफरेंस बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, राइट। सो द phi इज रिकर्सिव एल्गोरिथम में या रिकर्शन एल्गोरिथम्स में जो phi यूज होता है उसकी वैल्यू फिर क्या बनी 1.618, एंड दैट इज आवर फर्स्ट या ए ऑप्शन फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 43 है, फॉर ए गिवन चेन ऑफ मैट्रिसेस A1 से A4 तक कुछ 4 मैट्रिसेस गिवन है, द प्रोडक्ट A1 A2 A3 A4 इन सब का यानी चारों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कितनी तरह से हम कितनी डिफरेंट तरीकों से पेरेंथेसिस लगा सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी वेज वी कैन पेरेंथसाइज, कितने मुख्तलिफ तरीकों से हम उसको पेरेंथसाइज कर सकते हैं जो सोल्यूशन बनेगा फाइनली। अच्छा, इसका एक तरीका है और इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा। हम देखते हैं कि हम जितने मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं कि उसका पहले एक नंबर निकालते हैं, सी को हम कहते हैं कैटलॉन नंबर्स, और ये खास किस्म के नंबर्स हैं जो कि बेसिकली बेस्ड होते हैं फैक्टोरियल्स पे। तो इनकी खास तरतीब है, मैंने कोशिश किया कुछ चंद एक आपको शुरू कर दिखा सकता। तो हमारे पास चूंकि 4 मैट्रिसेस हैं या 4 मैट्रिसेस हैं, तो हम पहले तो कैटलॉन नंबर निकालेंगे, वो किस तरह Cn-1, और 4 मैट्रिसेस हैं हमारे पास ऊपर, तो हमने 4-1 किया तो ये बना C3। इसका मतलब यह है कि कैटलॉन नंबर्स में से हमें थर्ड कैटलॉन नंबर देखना है वो कौन सा है, और याद रखिएगा कि कैटलॉन नंबर जो होते हैं वो 0 इंडेक्स्ड होते हैं, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो पहला नंबर है ये C0 है, दूसरा क्या है ये C1 है, ये C2 है, और दिस इज आवर डिजायर्ड नंबर, ठीक है, ये C3 है, सही है 5। तो कैटलॉग नंबर C3 हमने देखा तो वो बना 5। इसका मतलब ये है कि 4 मैट्रिसेस हों, उनकी जब चेन मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो उनको हम यूं 5 तरीकों से, क्योंकि 5 बना नंबर, तो इसका मतलब 5 तरीकों से हम उनको डिस्टिंक्ट तरीकों से हम हाईलाइट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं या पैरेंथेसाइज कर सकते हैं, और ये हमारी फर्स्ट ऑप्शन है। मैंने ये भी कोशिश की है कि वो 5 तरीके क्या बनते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो आपको लिखने पड़ते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट दीस डाउन और यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। सो ऑल द डिटेल्स हैव बीन एडेड फॉर योर कन्वीनियंस एंड क्लैरिफिकेशन।
Question number 44 है the maximum number of edges for a directed graph can be or may be। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस में कुछ चीजें आपने यकीनन पढ़ी होंगी कि जितने वर्टिसेस हैं उसका हम जब स्क्वायर लेते हैं तो ये मैक्सिमम एजेस हो सकते हैं। इसमें एक वर्टेक्स का अपने साथ भी एज होता है जिसको आप लूप या सेल्फ एज कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली वी स्क्वायर। ये जो आपको बार्स नजर आ रही हैं दीज फॉर मॉडुलस, जो आपने मैथमेटिक्स में यूज की हुई ना, यकीनन आपने पढ़ा होगा मॉड या मॉडुलस ऑपरेटर, जो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इन दो बार्स के दरमियान हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहती है। वैसे भी अगर आप स्क्वायर लें तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी बनती है। आप चाहें तो बार्स हटा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके हैंडआउट्स में बुक मटेरियल में ऐसे लिखा हुआ है तो आई जस्ट यूज द सेम टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। सो द आइडिया इज कि फॉर ए ग्राफ इट हैज ए वी वर्टिसेस, द मैक्सिमम एजेस इट कैन हैव इज वी स्क्वायर। 45 है the code words against the characters of the Huffman algorithm have the property that no code word is the dash। Huffman algorithm हमने भी देखा कि ये क्या करता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के बाइनरी कोड जनरेट करता है जो कि ASCII कोड से बहुत शॉर्ट, बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो ये कहता है कि आपने अगर किसी एक कैरेक्टर का कोड वर्ड बना लिया है तो वो कोड वर्ड किसी और कैरेक्टर का उसके पहले नहीं रखा जा सकता, यानी उसको प्रीफिक्स नहीं लगाया जा सकता। या दूसरे लफ्जों में, अगर ए कैरेक्टर है, ए एज एन अल्फा या ए एज एन एप्पल, तो आपने ए कैरेक्टर का कोड वर्ड बना लिया है जैसे 01, तो ये ए कैरेक्टर का जो कोड बना है या कोड वर्ड 01 बना है, ये किसी और कैरेक्टर का प्रीफिक्स नहीं बनना चाहिए। इससे कंफ्यूजन होती है, राइट। तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है कि जी रिक्वायरमेंट ये है, प्रॉपर्टी ये है हफमैन की कि ए कोड वर्ड फॉर ए कैरेक्टर इट शुड नॉट बी प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर कैरेक्टर। 46 है इन अनडायरेक्टेड ग्राफ देयर, कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले देखिएगा अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब देखिए वर्टेक्स ए और बी में हम इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, कोई पता नहीं है, ए और डी एंड ए और सी एंड सी और डी, राइट। सो फॉर ऑल ऑफ द वर्टिसेस दे आर कनेक्टेड बट वी डोंट नो कि फॉरवर्ड एज है या फिर बैक एज, इसीलिए हमको कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि चूंकि एज का पता नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, तो ज्यादातर जो कन्वेंशन इस्तेमाल होती है वो ये कहती है कि जी आप एज्यूम करें या कन्वेंशन लें कि इनके अंदर जो एजेस हैं वो सिर्फ क्या हैं, बैकवर्ड हैं, दे आर ओनली बैक एजेस। दो के यहाँ डायरेक्शन नहीं दी हुई, दोबारा देखिएगा, बट कन्वेंशन है, असम्पशन यही है कि दीज आर बैक एजेस। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हुई हमारी। 47 है an in-place sorting algorithm is one that dash uses additional array of storage। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपने देखे हुए हैं, वो कौन से होते हैं, तो उनकी कोई एक प्रॉपर्टी आपने बतानी है रिलेटेड टू द एडिशनल अरे फॉर सॉर्टिंग। एक तो ये होगी ना, जो इनपुट आपको नंबर मिले हुए हैं, एक हो सकता है फिर आप यूज करें दरमियान में कई नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए, उनको रखने के लिए, फिर आउटपुट करने के लिए। तो अंडरलाइंग आपको हो सकता है मुख्तलिफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने पड़ते हों, लेकिन इन प्लेस जो है ना, इसका मतलब ये है कि ये यही करता है, इसी जगह के अंदर ही करता है। तो मतलब जो आपने अरे दी हुई है उसी को यूज करता है, उसी के अंदर सॉर्टिंग करता है। इन प्लेस के लफ्ज से भी समझ आ रही है, तो इट मींस के ये वाला एल्गोरिथम जो इन प्लेस होगा, कोई भी एल्गोरिथम अगर वो सॉर्टिंग कर रहा है तो वो कोई और एडिशनल अरे यूज नहीं करता, तो इट डज नॉट यूज एनी। तो द इन प्लेस एल्गोरिथम जो सॉर्ट करेगा नंबर्स को, जो इनपुट मिलेगी उसी के सॉर्ट करेगा, उसी के अंदर सॉर्ट करेगा, कोई एडिशनल अरे यूज नहीं करता। इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को कहा जाता है इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। So they do not use any additional arrays। 48 the running time of Dijkstra's algorithm is। तो अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें डाइजेक्स्ट्रा के साथ, तो दो चीजें हमें ज़हन में रखनी है। एक तो ये है कि जो इसका एक्चुअल टाइम होता है ना जनरल केस में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने नीचे हाईलाइट किया, वो होता है v प्लस ई टाइम्स लॉग v। ठीक है, आमतौर पर ये कहा जाता है, बट जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें एक केस हो सकता है जिसमें आपके पास एजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत डेंस ग्राफ है, जिसमें एजेस ज्यादा होंगे, घना जंगल जैसे आप कह लेते हैं, ऐसे ही। सो एनीवेज, तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक एजेस भी प्रोसेस हो रहे हैं और एक वर्टेक्स जो है वो भी प्रोसेस हो रहे हैं। यानी वर्टेक्स को आप मिन हीप से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है, वी लॉग वी है, और एजेस जो है उनको आप एटलीस्ट एक दफा रिलैक्स कर रहे हैं, जो कि सारे या ज्यादातर जो हमारे जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग के एल्गोरिथम्स है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द सेम गोज विद द बेलमैन-फोर्ड एज वेल। तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोसेस हो रहा है वो भी साथ में हो रहा है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये बनता है ई लॉग वी, जो गिवन है। वरना मैंने बताया कि स्टैंडर्ड केस में ये क्या होता है, v प्लस ई यानी वर्टिसेस और e फॉर एज, तो ये v प्लस ई टाइम्स लॉग v। ठीक है, वो नीचे फुटर में मेंशन है, आप उसको देख भी सकते हैं। बट इन दिस केस जो गिवन है
उसमें ये वाला ठीक है, फर्स्ट ए ऑप्शन। 49 है क्लिक कवर प्रॉब्लम अराइजेस इन द एप्लीकेशंस ऑफ डैश। क्लिक किसको कहते हैं ये जरा याद रख लीजिए। थोड़ी सी कुछ टर्म्स है, जब आप उनको याद रख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो थोड़ी सी चीजें आसान होती हैं, वरना वो जैसे मेडिसिन के नाम है या बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं, मुश्किल लगती हैं, बस ऐसे बंदा डरता ही रहता है, पूरा सेमेस्टर कांपते ही रहता है। तो क्लिक का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, एक हुजम, एक हजूम, एक ग्रुप, एक क्लस्टर, एक क्लास, एक सर्कल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यू कैन विजुअलाइज। तो अब मैं एक लफ्ज़ बोल भी गया हूँ, शायद इससे आपको समझ भी आ गई होगी। तो हमारे यहाँ जो बिज़नेस एप्लीकेशंस हैं, जब हम कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। उसमें जो बिज़नेस इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो ये हो सकती है कि आपने डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं, यानी परचेज़िंग बिहेवियर को देखते हुए। सही है? आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो वो जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाता है हमारा जो मॉडल होता है, इसको थोड़ा एआई को भी बीच में घुसा लीजिए, तो हमारी मशीन लर्निंग को भी बीच में डाल लीजिए, तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और ज़्यादा। तो आप समझ लीजिए कि एक हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो एआई इनेबल्ड है, वो क्या करता है, उसको पता नहीं है, हमने नहीं बताया कि कस्टमर्स के ग्रुप क्या हो सकते हैं। लेकिन वो कस्टमर के रन टाइम परचेजिंग बिहेवियर को देखते हुए ये देखता है कि कौन-कौन से कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, उनका परचेजिंग बिहेवियर क्या है। तो वो उनके पे डिफरेंट ग्रुप्स बना लेता है, डिफरेंट क्लस्टर बना लेता है। इसी तरह और प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा बिक रही हैं, कौन सी कम बिकती हैं, ताकि हम ऑर्डर जो है वो प्लेस करें, किसका ज़्यादा करें, इसका कम करें, वगैरह-वगैरह। सो यू कैन थिंक ऑफ मेनी एप्लीकेशंस। दुनिया भर में इतनी किसकी एप्लीकेशंस हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ठीक है? इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉमन वन। इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। बट एनीवेज़, गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन इज़ कि क्लिक कवर प्रॉब्लम जो है, वो किस तरह की एप्लीकेशंस हैं उसकी। तो उसकी एक एप्लीकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, वो क्या है? क्लस्टरिंग एप्लीकेशन, ठीक है? अगेन वन मोर टाइम, क्लिक इज़ ग्रुप, अ सर्कल, एक ग्रोह, एक जमात, ठीक है? एक जत्थाबंदी वगैरह, इस तरह से आप कह सकते हैं। और क्लस्टर इज़ वेरी कॉमन फॉर द सेम, इट्स काइंड ऑफ सिनोनिम फॉर ईच अदर। क्लिक एंड क्लस्टर आप समझ लीजिए एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है? बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर विद यू कि जी उसके अंडरलाइन क्या चीज़ें हैं, उसकी एक एप्लीकेशन हमने भी देखी है, कस्टमर्स सेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स और सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन देयर परचेजिंग बिहेवियर। Question number 50 here. In the inductive approach of the knapsack problem, we consider two cases. बहुत सिंपल, बहुत आसान चीज है कि इंडक्टिव अप्रोच में knapsack में हमने क्या किया था कि either we have option कि we can leave that object or that article or we can take that. तो दो चीजें हमारे पास, जैसे हम कहते हैं 0-1 knapsack, कि हम या तो चीज लें या फिर छोड़ दें। तो this is the C option. There are two cases. Either we leave that object or we can take that. 51 है, a fully connected undirected graph of node 5 will have dash edges. कोई एक undirected ग्राफ है, एक चीज ये, और दूसरा क्या, इट्स फुली कनेक्टेड। दो चीजें ज़हन में रखनी है। और तीसरी नोड्स कितने हैं, 5, ठीक है? कोशिश किया करें इन चीजों को ना खुद ड्रॉ किया करें। जब हैंड्स ऑन आप करते हैं तो ज्यादा सीखते हैं, ठीक है? तो चाहे मेरे साथ आप करते रहिए, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ इट योरसेल्फ। एनीवेज, तो मैंने कोशिश की है कि और करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको बजाय कहूँ कि सोचिए नहीं, एटलीस्ट आपके सामने हो, और ये बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के मैं लाता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये अब सिचुएशन हमारी पूरी बनी कि फुली कनेक्टेड है 8, अनडायरेक्टेड है 2, नोड्स कितने हैं 5, राइट? तो टोटल एजेस अगर आप देखें तो वो कितने बनते हैं, 10। सही है? तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हम कह सकते हैं कि जी 10। सही है, सी ऑप्शन। Question number 52 है, in computer networks like the internet where the data packets have to be routed, the vertices are dash and the edges are dash which may be wide or wireless. थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है लेकिन है आसान। कहा गया कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया है, इंटरनेट की आप मिसाल ले लीजिए, जहाँ पे मैं और आप रोज डेटा पैकेट्स भेजते हैं, रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो वर्टिसेस होती हैं और कुछ चीजें जो एजेस होती हैं ग्राफ में, ये दो चीजें हैं ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये क्या चीजें होती हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप समझ लीजिए जो हमारे पास राउटर्स होते हैं जो पैकेट्स को राउट करते हैं, ठीक है? जो पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो हमारे क्या होते हैं, राउटर्स। तो हमारे जो ग्राफ में वर्टिसेस होते हैं, आप उनकी जगह आप राउटर्स रख लीजिए, और जो हमारे एजेस हैं, जो ग्राफ्स में नॉर्मल एजेस होते हैं, आप उनकी जगह समझ लीजिए हमारे क्या होते हैं, लिंक्स। फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, कोएक्सियल हो सकती है, यूटीपी, कैट6, 5, किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। तो ये इस तरह से आपस में लिंक किया होता है चीजों को। इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। और ग्राफ की एक और बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे नेटवर्क्स की में भी होती है, ठीक है? आप सोच रहे हो ना हम ग्राफ्स क्यों पढ़ते हैं? इट्स वेरी वेरी एप्लीकेबल इन दी नेटवर्क्स वर्ल्ड। नेटवर्क्स की दुनिया में ग्राफ्स को यूज किया जाता है, ठीक है?
बहुत सारी पर्पसेस के लिए। एक इससे पहले एग्जांपल हम देख के आए हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एसटीपी, जो स्विच नेटवर्क में यूज करते हैं, स्विचेस। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे वर्टिसेस हैं वो क्या है, राउटर्स हैं, और जो हमारे लिंक्स या एजेस हैं वो क्या है, यहाँ कम्युनिकेशन लिंक्स है। ठीक है, अच्छा इसको भी मैंने कोशिश की आपको दिखा सकूं कि बजाय यानी जमा खर्च ज़बानी ना हो, कुछ ना कुछ आपको आइडिया दे दूं। तो ये देखिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल ग्राफ बना हुआ है, और ये आपकी सिंबल किसकी होती है, राउटर्स की होती है, और ये बीच में एजेस नहीं है बल्कि क्या है, ये लिंक्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लिंक्स हैं जो कि वायर्ड हैं और कुछ लिंक्स हैं जो कि वायरलेस हैं, राइट। सॉलिड जो है आप समझ लीजिए वायर्ड है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल लगी हुई हैं, और इसी तरह जो डॉटेड है वो क्या है, सैटेलाइट कनेक्शंस हो सकती हैं, या फिर हमारे माइक्रोवेव हो सकते हैं, या कुछ और चीजें हो सकती हैं जो कि वायरलेस नहीं होती है। सही है। सो दिस इज हाउ a graph can be viewed as a practical application inside the computer networks. 53 है, for graph traversal the Bradford search strategy is, ठीक है, या BFS, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है? ये दोनों तरीकों से इंप्लीमेंट किया जाता है। आमतौर पे जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है वो नॉन रिकर्सिव होती है, जो ज्यादातर होती है। ठीक है, वो क्यों को यूज करते हुए नॉन रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन होती है, ज्यादातर तो मैंने कहा ये की जाती है, और ये स्टैंडर्ड भी है और एफिशिएंट भी है, लेकिन इसको रिकर्सिव के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। So from these options, I can say the D option is correct. A BFS या breadth first search strategy for graph traversal, या BFS में जब graph traverse करते हैं हम, तो we can use both function, recursive ones और non-recursive ones. 54. The time complexity of 01 knapsack algorithm depends on. टाइम complexity किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है जी, knapsack के अंदर? तो हमारे पास कितनी चीजें हैं बोला knapsack के अंदर? दो चीजें हैं। एक वो नंबर ऑफ आइटम्स जो चोर उठा के लेके जाना चाहता है अनफॉर्चुनेटली, और दूसरी उस बैग की कैपेसिटी कितनी है। जरी बात हम बार बार कह रहे हैं कि क्या है, कंस्ट्रेंट है, एक बैग की एक लिमिटेशन है। So the time complexity then depends on two things. Number one, number of items that can be carried, or thief is intending to carry, या thief जो है वो कैरी करना चाह रहा है। दूसरी उस बैग की कैपेसिटी, उसकी वेट कैपेसिटी। So the D option is correct from here. 55. The greedy approach gives us an optimal solution when the coins are power of dash denomination. हमने भी इससे पहले बात की थी कि अगर के डिनोमिनेशन हो कॉइन की, तो फिर कुछ ऑर्डर बनता है, ऑर्डर ऑफ के। ठीक है, शायद कुछ फर्स्ट एंड क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा भी है इसको। अब पूछा गया है कि ये जो कॉइन प्रॉब्लम है या कॉइन चेंज प्रॉब्लम है, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है अगर कॉइन्स की पावर क्या हो। ये जो डिनोमिनेशन है, जैसे हमने कहा 5, 10, 20, 50, 100 का नोट है, अगर ये नोट्स एक दूसरे की क्या है, किसी खास चीज की पावर है, किसी खास नंबर की पावर है, तो फिर क्या होगा, ये हमें एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। खास नंबर की पावर से क्या मुराद होगा, जैसे मिसाल के तौर पे 2 की पावर है, ठीक है, 10 की पावर हो सकती है। 10 की पावर क्या हो सकती है कि हमारे पास नोट कौन कौन से हो, 10 का, 100 का, 1000 का, बस 3 नोट हो। अब 10 जो है इटसेल्फ ये 10 की पावर है, 100 क्या है, 10 की पावर 2 है, 1000 क्या है, या 1000 क्या है, 10 की पावर 3 है। सही है, तो ये तीनों नोट क्या बने, या तीनों डिनोमिनेशंस क्या बनी, एक ही नंबर की पावर्स बन गई, या तीनों केस या डिनोमिनेशंस आर द पावर्स ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑल पावर्स ऑफ द सेम नंबर, किसी एक फिक्स्ड नंबर की पावर होगी। ठीक है, सेम भी कह सकते हैं, फिक्स्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए इज करेक्ट कि इफ इन द कॉइन चेंज प्रॉब्लम इफ वी हैव केस ऑफ द सेम नंबर पावर्स, या डिनोमिनेशंस जो हैं वो किसी भी एक नंबर की पावर्स हैं, तो वी विल हैव और वी कैन गेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो ए इज करेक्ट फ्रॉम हियर। 56. How many steps are involved to design the dynamic programming strategy? तो डीपी की स्ट्रेटजी जो हम लिखते हैं उसमें 4 स्टेप्स हमें पता है शामिल होते हैं। सबसे पहला क्या है कि आप सिंपली सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम्स डिफाइन करें। जब आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं फर्दर सब प्रॉब्लम्स में, फिर आप क्या करते हैं, आप उसकी ऑप्टिमैलिटी लिखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर द ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। ठीक है, हाउ यू गेट देयर, राइट। और थर्ड क्या है, बॉटम अप कंपटीशन है, मतलब आपने जो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर किए हुए हैं उनको आप रीयूज करते चले जाते हैं। सही, इससे पहले हमने ये कहा भी है। ठीक है, इसको कहते हैं बॉटम अप। और लास्ट क्या है, ये अब सबको जब आप कंसोलिडेट करेंगे बॉटम अप करते हुए, तो यू फाइनली फाइंड द सॉल्यूशन और ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स, राइट। दिस इज द सिंपल अप्रोच फॉर द डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी फॉलो। सो यहाँ पे ऑप्शन डी है हमारे पास कि जी डीपी स्ट्रेटजी हैज 4 स्टेप्स या 4 design principles involved. 57. What is the heuristic in algorithm design?
ठीक है, इससे पहले भी शायद आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी ये पढ़ा होगा ह्यूरिस्टिक क्या होता है, और यहाँ इस केस में भी आपने पढ़ा होगा। ह्यूरिस्टिक क्या है कि आप क्विकली एक प्रॉब्लम का कोई वैलिड या कोई वायबल सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी चूंकि आप करते हैं इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, कोई तसल्ली नहीं हो सकती 100% कि ये कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन सॉल्यूशन है। बस आप कहते हैं क्विकली बस ये कर लिया सही होगा, बस ये ले ले। सो यू डोंट नॉट वेट फॉर के हम इसको देखें और सारी चीजें देखें और उसके बाद सारे एक्सप्लोर करें। यानी आप पहली शॉप पे गए मार्केट में और आपने उसको कहा कि फलां चीज है, उसने कहा है, और आपने बस उसको पैसे दे दिए, इररिस्पेक्टिव कि आप क्या करते, सारी शॉप्स में जाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि कौन कितनी प्राइस ऑफर कर रहा है और कौन उस प्रोडक्ट के अंदर जो आप ले रहे हैं को वैरायटी भी ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, बस आपको क्विकली मिल गई, आपने ले ली। इस सूरत में आप इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कह सकते। तो हमारी बी ऑप्शन कुछ ठीक है ये, ठीक है। अ स्ट्रेटजी दैट प्रोड्यूसेस अ वैलिड सॉल्यूशन, यानी ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने आपने कुछ और प्रोडक्ट ए कही थी, मार्केट वाले बंदे ने या पहले शॉपकीपर ने आपको बी दी, नहीं, उसने प्रोडक्ट तो वही दी है जो आपने मांगी थी, ठीक है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितनी का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, वो कितनी का ऑप्टिमम प्रोडक्ट है। तो द बी ऑप्शन सेज द सेम कि ह्यूरिस्टिक में आपको एक वैलिड सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बहुत ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो या ऑप्टिमम सॉल्यूशन के वो कितना करीब है। द बी ऑप्शन सेज द सेम। राइट, जो क्वेश्चन नंबर 58 है, इन हाफमैन एनकोडिंग द कैरेक्टर्स विद द स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटीज आर प्लेस्ड एट द डैश डेप्थ ऑफ द ट्री। हम चूंकि उसके अंदर एक ट्री क्रिएट कर लेते हैं, अभी हमने इससे पहले एक एग्जांपल भी की है, तो कोई एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर कोई एक कैरेक्टर है, ये दो कैरेक्टर्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी है, तो वो आप कहाँ रखना चाहेंगे ट्री के अंदर? क्या रूट पे रखना चाहेंगे, दरमियान में रखना चाहेंगे, मिड पे रखना चाहेंगे या नीचे रखना चाहेंगे? तो आमतौर पे कहा जाता है कि जिन कैरेक्टर्स की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है उनको आप सबसे नीचे ले जाइए। अब आपका सवाल होगा कि क्यों? इसलिए कि वो उनका कोड बनना है लंबा और वो एक दो बार ही आना है। अगर आपने वो कैरेक्टर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उनको नीचे ले गए आप, तो उनका कोड बन जाएगा लंबा और वो है भी ज्यादा। तो आपने अगर लंबा कोड ले लिया और वो बार बार आप लिख रहे हैं, ए जो है वो 26 बार आया हुआ है और उसका कोड आपने 5 बिट्स का ले लिया है, तो अब आप 130 बिट्स ले लेंगे खाली ए के लिए, जबकि उसको आपको बहुत शुरू में डालना चाहिए था। अब उसका कोड बने 2 बिट्स का छोटा, तो अब 26 दफा वो आया हुआ है 26 टाइम, तो आपको 52 बिट्स में आपका मसला हल हो जाएगा, बजाय कि आप उसको नीचे रख के गलती करें और 130 बिट्स आप ज़ाया कर लें। तो देखिए कितना ज़रूरी है इसको ऑप्टिमम सोचना। माशाल्लाह आधे साइंसदान हो गए हैं, डिग्री खत्म होता ताकि ये सारी बातें समझ जाएंगे, बट एनीवेज मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। अभी आप हो सकता है कि समझ नहीं आ रही, राइट? कोई मसला नहीं है, राइट? इसको हम देखते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो आपसे मैं बात कर रहा था, आप 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि ए जो है वो आया हुआ है कुछ 50 दफ़ा। हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें 50 दफ़ा आया हुआ है और मैंने यहाँ पे ए को बिल्कुल शुरू में डाल दिया है। तो इसका मतलब है अब मुझे 1 बिट मैंने बनाया हुआ है कोड का। तो अब मुझे 50 दफ़ा ए को रिप्रेज़ेंट करने के लिए यानी 1 बिट मल्टीप्लाई बाय 50 बिट्स चाहिए होगी। आप यही समझिए, अगर मैं गलती करूँ और ए को मैं यहाँ प्लेस कर दूँ, ए को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो अब ए कितनी स्पेस लेगा भला? 4 बिट ली हुई ना उसने, तो अब 50 टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मतलब है मुझे अपनी मैसेज में 4 मल्टीप्लाई बाय 50, इसका मतलब 200 बिट्स चाहिए होगी। अब मैंने वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले किया हुआ कैरेक्टर जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भला? 0.1 सही है, यानी 10% वो कैरेक्टर आया है। ये वाला 0.4 मतलब 40% आया हुआ है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिनकी होती है वो रूट के करीब होते हैं और जिनकी मैसेज में अकरेंस, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेडनेस या इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी वो जितनी कम होगी ये क्या होगा? उतना नीचे जाएगा, ठीक है? तो इसको रेसिप्रोकल से याद रख लीजिए। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसी कैरेक्टर के, वो रूट के उतने करीब होगा और जितनी कम किसी की फ्रीक्वेंसी होगा वो रूट से उतना ही दूर होगा। 59 है, द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एस्टिमेट्स इन डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम इज कॉल्ड। ठीक है, डाइजेक्स्ट्रास के एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, हर एज को चेक करते हैं जो हमारे वर्टेक्स तक जा रहा है, जो हमारे पास करंट एस्टिमेट है क्या वो ठीक है या उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ्स के एल्गोरिथम्स हैं जिनमें ये देखा जाता है कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने तक जो हमारे पास एक फासला तो हमारे पास है, क्या इससे कोई बेहतर हो सकता है? मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं मार्केट जाता हूँ तो मुझे एक रास्ता जो है वो पता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से एक्सप्लोर करता रहता हूँ या मुझे कोई बता देता है कि ये वाला रास्ता उससे भी शॉर्ट, तो मैं पहले वाला रास्ता छोड़ देता हूँ, नया वाला रास्ता या रूट या पाथ जो है वो अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो पहले वाला रास्ता छोड़ के नया रास्ता अडॉप्ट करना है ये कहलाता है रिलैक्सेशन। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं उनमें ये काम होता रहता है, डाइजेक्स्ट्रास में भी होता है और बेलमैन फोर्ड में भी होता है। And finally, our last question, question number 60, you may be relaxing a little bit. From the given algorithms, which one is considered the best for finding the shortest path? ठीक है, जो नीचे गिवन एल्गोरिथम है उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम है,
तो बीएफएस बेहतर है या डीएफएस बेहतर है? ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ट्रैवर्सल के हैं। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये ग्राफ ट्रैवर्सल के हैं एल्गोरिदम, इनको तो आप निकाल दीजिए। अब इन दोनों को देखिएगा, बेलमैन और डाइजेक्स्ट्रा, ठीक है, ये दोनों क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ पे एल्गोरिदम है, राइट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि बेलमैन जो है वो मल्टी सोर्स या ऑल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग है, जबकि डाइजेक्स्ट्रा जो है वो वन सोर्स या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिदम है। लेकिन बेलमैन जो है ये क्या है, थोड़ा स्लोर है। ठीक है, स्लोर इसलिए, अब आप समझ गए होंगे कहाँ वन सोर्स है और कहाँ मल्टी सोर्स है, उसकी टेक्निकल वजूहत नहीं है। लेकिन हम अगर अब देखें डाइजेक्स्ट्रा को, तो वो इससे बहुत एफिशिएंट है। और दूसरी बात ये है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ सिंगल सोर्स है या मल्टी सोर्स है। अगर मल्टी सोर्स का बताया होता तो सही बात है, हमारे पास बेलमैन 4 ही होता, क्योंकि डाइजेक्स्ट्रा ये काम नहीं कर सकता। और अगर सिंगल बताया होता तब तो डायरेक्टली चॉइस थी डाइजेक्स्ट्रा। लेकिन अब हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रखी गई है, लेकिन टेक्निकली हमने बुनियाद पे देखा है कि बेलमैन 4 जो है वो लिटिल स्लोअर है, डाइजेक्स्ट्रा इसलिए फास्टर एंड एफिशिएंट। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं अपना सी ऑप्शन के फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का जो एल्गोरिथम दिया गया है इन चारों में से वो क्या है, डाइजेक्स्ट्रा। तो यूं हमारे 60 एमसीक्यूज जो हैं वो कुछ यहाँ कंक्लूड होते हैं। मैंने कोशिश तो की है जहां हो सके विजुअल एड को इंट्रोड्यूस करूं, ताकि एटलीस्ट वो आपको लफ्जी बातें ना लगे और बहुत मुश्किल बातें ना लगे, एटलीस्ट आपके सामने कुछ चीजें और आपको पता चले। कुछ एप्लीकेशंस की भी मैंने बात की, कोशिश की है कि वो भी इंट्रोड्यूस करूँ, ताकि आपकी दिलचस्पी जो है थोड़ी बरकरार है कि चीजें हम क्यों सीखते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत कुछ हम सीखते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ होती है, ये इसी दुनिया में होती है। आप एक्सप्लोर करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी तवज्जो के लिए। और जाते जाते बस आपसे ये गुजारिश होती है कि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, एक काविश होती है, मेरी कोशिश होती है चीज़ों को प्रेजेंट करने की, ड्राफ्ट करने की, तो कहीं कोई ना कोई ज़रूर कमी रह जाती है। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें कि कंटेंट को, उसकी क्वालिटी को, उसके प्रेजेंटेशन को और कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ। मेरी मदद कीजिए और यहाँ पे कोशिश करते हैं मिल के एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करें। और जाते जाते आपके इम्तिहानात के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए और सब चीज़ों के लिए बहुत दुआएं, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके दरीना ख्वाब पूरे करे। और इस तालिब इल्म को भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम सब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लेके आएँ और कुछ यूँ 100 क्वेश्चंस का पूल बने, ताकि इस मुश्किल सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह से ग्रास्प करके जाएँ और एतमाद के साथ, पूरा एतमाद होके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम दें, एक अच्छा स्कोर रन करें। तो मुझे दुआ में शामिल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह तो जल्द मिलते हैं, जल्द बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।